नमस्कार। जैसा कि हमने कहा थोड़ी देर पहले कि हम लोग फेसबुक लाइव के जरिए या फिर यूट्यूब लाइव के जरिए इस मुद्दे पर बात कर सकेंगे, लेकिन कैमरा उतना साथ नहीं दे रहा, तो तकनीकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब ये चर्चा थोड़ी रिकॉर्डिंग में कर रहे हैं। तो हमारी जो चर्चा का विषय है वो ये है कि हैरी पॉटर जैसी फिल्मों को हिंदुओं को ज़बरदस्ती कुर्सी से बांध के क्यों दिखा देना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जेके रॉलिंग का जिक्र आ जाएगा। जेके रॉलिंग का इसलिए क्योंकि वो इस सीरीज़ की, इस श्रृंखला की लेखिका हैं, और इस श्रृंखला की जो लेखिका हैं इन्होंने हाल में अपने जो विचार व्यक्त किए हैं, अपने जो विचार प्रकट किए हैं, उनकी वजह से ये पता चल जाता है कि ये कैसे सोचती हैं और कैसे ये काम कर रही होती हैं। तो इन्होंने जो सबसे पहले अभी मुद्दा उठा रखा था, जिसकी वजह से कई लोगों ने इन्हें गालियां दी, कैंसल कल्चर जो वामपंथियों का होता है उसका इन्हें सामना करना पड़ा। ये सब जो हुआ ये इसलिए हो रहा था क्योंकि महिलाओं का जो खेल होता है, मतलब ओलंपिक में बॉक्सिंग हो गया या फिर रेस हो गया, ऐसे जो खेल होते हैं, तो ये महिलाओं के लिए जो होते हैं उसमें ट्रांसजेंडर जो घुसे जा रहे थे उसका उन्होंने विरोध कर दिया। क्योंकि फिजिकली जो है, जाहिर सी बात है कि मेल होगा और वो अपने आप को सिर्फ घोषित कर रहा है फीमेल, तो इससे उसकी शारीरिक क्षमता तो कम नहीं हो जाती, शारीरिक क्षमता उसकी फीमेल से कहीं ज़्यादा रहेगी, उसका शारीरिक वजन ज़्यादा होगा। तो खास करके बॉक्सिंग जैसे खेलों में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे विचार जो थे उनके, वो हिंदुओं के पक्ष से या फिर बहुत सारे लोगों के पक्ष से ये काम के लगे कि स्त्रियों का खेल स्त्रियों के लिए ही रहने देना चाहिए, जबरन उसमें पुरुषों को नहीं घुसना चाहिए। तो ये चीज़ जो थी ये लेखिका की सोच की बात थी। अब आते हैं हम लोग फिल्मों पर या कहानियों पर, किताबों पर। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि माइथोलॉजी, चाहे विदेशी वाली हो चाहे भारतीय वाली हो, इसमें प्रतीकों के जरिए बात होती है। ऐसे ही पौराणिक कथाएं जो भारत की होती है, पौराणिक जो चीज़ें होती हैं वो माइथोलॉजी से थोड़ी सी अलग होती हैं। माइथोलॉजी एक अलग विषय है। हिंदी ट्रांसलेशन या फिर हिंदी को अंग्रेजी करने के चक्कर में पौराणिक को माइथोलॉजिकल नहीं करना चाहिए, माइथोलॉजी अलग होती है। तो माइथोलॉजी या फिर पौराणिक, इन दोनों कहानियों के मामले में ये चीज़ होती है कि प्रतीकों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से कोई और चीज़ जब आपको दिखाई जा रही है तो असल में कोई और बात समझाई जा रही होती है। यही चीज़ बिल्कुल फिल्मों में भी होती है, यही चीज़ बिल्कुल कला में भी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर लाल रंग से कोई चीज़ दिखाई जा रही हो तो वो बहुत ज़्यादा जो उद्वेग वाली भावनाएं होती हैं, वैसी उद्वेग वाली भावनाएं जो है वो प्रदर्शित करने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल हो रहा होता है। हरा या नीला जो होता है वो शांति वगैरह प्रदर्शित करने के लिए, थोड़ा सुकून देने वाला जो सीन हो वैसे सीन में नीले रंग का प्रयोग या फिर हरे रंग का प्रयोग थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि किसी को ऊंचे कद पे दिखाया जा रहा है और किसी को नीचे कद का दिखाया जा रहा है, या किसी के ऊपर कैमरा का फोकस जो है वो नीचे की तरफ से है या ऊपर की तरफ से है, इस बात से भी ये सिद्ध होता है या ये बात इशारे में कही जाती है कि कौन सा आदमी इनमें बड़ा था, कौन सा आदमी इसमें छोटा था। तो जिसे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ दिखाया जा रहा होगा, लंबा दिखाया जा रहा होगा, वो आदमी बड़ा था, महान था, और जिसे ऊपर से नीचे की तरफ दिखाया जा रहा होगा वो आदमी छोटा होता है। ऐसा प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है। तो यही चीज़ें जब फिल्मों में होती हैं, कहानियों में होती हैं, उपन्यासों में होती हैं, तो इसकी ट्रेनिंग चूँकि भारतीय लोगों के पास नहीं होती, अधिकांश लोगों को फिल्म एप्रिसिएशन क्लास में जाकर के बैठने का या फिर किसी ऐसे आयोजन में बैठने का जहाँ पर फिल्मों को देखना सिखाया जा रहा हो, फिल्म की समीक्षा की जा रही हो, वो चूँकि नहीं किया होता, इसलिए फिल्मों में असल में क्या दिखाया जा रहा है ये समझ में नहीं आता। इसके नुकसान क्या हैं? तो इसके नुकसान आपको मदर इंडिया फिल्म के दौर से भी देखने शुरू हो सकते हैं। मदर इंडिया फिल्म अगर आप बिल्कुल शुरू से देखना शुरू करेंगे तो आपको महबूब स्टूडियो का बैनर दिखेगा। महबूब स्टूडियो का जब बैनर आपको दिखेगा तब आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर तो हंसिया हथौड़ा बना हुआ है, ये तो वामपंथियों के झंडे पे होता है। तब आपको समझ में आएगा कि ये फिल्म वामपंथी फिल्म थी, वामपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली फिल्म थी। आपको फिल्म नहीं दिखाई जा रही थी, असल में आपको प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा था। तो लंबे समय तक भारतीय लोग जो हैं इस चीज़ को झेलते रहे। हिंदुओं को नीचा दिखाया जाता रहा फिल्म के जरिए, और दूसरे कुछ मजहबों को, रिलीजन्स को ऊंचा दिखाया जाता रहा। पंडित जो होता था वो हमेशा धूर्त होता था, और पादरी जो होते थे वो तो बड़े भले आदमी होते थे। रहीम चाचा जो होते थे वो तो बिल्कुल उफ क्या करना। शोले फिल्म वाले रहीम चाचा तो याद होंगे। तो ऐसा ही होता है।
तो फिल्म अप्रिसिएशन या फिल्मों को देख करके समझना ज़रूरी होता है। जैसे हैरी पॉटर सीरीज़ अगर आप देख रहे हैं, तो हैरी पॉटर सीरीज़ अगर आपने बच्चों के साथ देख रखी है या किताबों में पढ़ रखी है, तो आपको एक मिरर ऑफ द इराइज़्ड याद आ जाएगा। ये मिरर ऑफ द इराइज़्ड बड़ी ही अनोखी किस्म की चीज़ होती थी, एक अनोखा किस्म का मिरर होता था। इस मिरर में होता क्या था कि जो व्यक्ति इसमें झाँकता था, तो उस आईने में, उस मिरर में उसको वो चीज़ दिखाई देती थी जो उसकी सबसे बड़ी चाहत होती थी, सबसे बड़ी इच्छा होती थी। मन के अंदर कहीं दबी छुपी हुई जो उसकी इच्छा होती थी, वो उस इच्छा उसको नज़र आने लगती थी। मिरर ऑफ द इराइज्ड में अगर आप इराइज्ड शब्द को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। इराइज्ड शब्द को जैसे ही आप उल्टा करते हैं तब आपको नज़र आएगा कि असल में मिरर ऑफ द इराइज्ड नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इराइज्ड को उल्टा करने पर डी से शुरू होने वाला शब्द डिज़ायर बन जाता है। ई से खत्म होता है डिज़ायर, उल्टा करके देखिए तो डिज़ायर की जो स्पेलिंग होती है वो स्पेलिंग आपको दिखाई दे जाएगी मिरर ऑफ द इराइज्ड में। तो इस तरह से इशारे में बताया गया था कि मन के अंदर गहराइयों में छुपी हुई जो कोई आपकी प्रबल इच्छा होती थी, उस इच्छा को इस मिरर ऑफ द इराइज्ड में दिखाया जा रहा था। तो रॉन जब उसमें देखता है तो उसे वो अपना क्विडिची का एक कप जीतता हुआ नज़र आता था, और जब हैरी पॉटर उस आईने में अपने आप को देखता था तो उसके माँ बाप, चूँकि मृत्यु हो चुकी थी कई साल पहले, तो उसे केवल अपने माँ बाप नज़र आते थे। तो इस तरह से आप पाएंगे कि मिरर ऑफ द इराइज्ड में जो मन के अंदर कहीं गहरी दबी छुपी भावनाएं होती थी, उनको वो मिरर प्रकट कर रहा होता था। अब आते हैं वापस हैरी पॉटर सीरीज़ पर। तो हैरी पॉटर श्रृंखला जो है, इसमें 7 किताबें हैं। 7 किताबें जो हैं, अगर आप देखेंगे मेरे पास जो हैं, तो इसमें ये जो किताबें हैं ये बहुत ही पुराने ज़माने की हैं, बहुत साल पहले हमने खरीदी थी। तो आप इसके कलर को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी होंगी। ये देखिए, देखेंगे तो इधर आपको पतली किताबें नज़र आएंगी। शुरू में जो जेके रॉलिंग्स थी उनकी किताबें बहुत प्रचलित नहीं हुई थी। करीब 27 प्रकाशकों को उन्होंने भेजा था और 27 प्रकाशकों ने छापने से किताब को इनकार कर दिया था। बाद में कहीं जाकर के ये छपी किताबें तो बहुत प्रसिद्ध हुई और आज दुनिया की सबसे मशहूर लेखिकाओं में से एक होती हैं वो। तो सबसे शुरुआत की आप किताबें देखेंगे तो वो पतली किताबें होती थी, धीरे धीरे इनकी मोटाई बढ़ने लगी। अगर आखिरी में पहुंचेंगे, आप सीरीज़ की अंतिम किताबों पर पहुंचेंगे, तो वो इन तीनों किताबों को मिला देने पर जितनी मोटी किताब होती है, करीब करीब इतनी मोटी सी किताब हो जाती है। कि ये बचपन में जब हम इस उम्र के थे कि ये किताबें पढ़ सकें, उस ज़माने में पढ़ा करते थे। अभी भी पढ़ लेते हैं, अभी नहीं पढ़ते ऐसा नहीं है। तो हैरी पॉटर श्रृंखला में कहानी क्या होती है? कहानी ये होती है कि एक बच्चा है, 11-12 साल की उम्र में उसे स्कूल जाना होता है, एक नए स्कूल में दाखिला लेना होता है। और ये स्कूल किस चीज़ का होता है? तो ये जादू सिखाने वाला स्कूल होता है, जादूगरी का स्कूल होता है। बच्चों की कहानी की किताब है, तो यहाँ पे जादू मंत्र, जादू टोना होता है, विच होते हैं, विज़ार्ड्स होते हैं। तो ये जो विज़ार्ड्स होते हैं, ये विज़ार्ड्स आपके आज के ज़माने में जैसा ईसाई लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि विचेस जो होती थी वो विलेन होती थी, वैसा विलेन वाले ये विच और विज़ार्ड नहीं होते। ये लोग छुप के रहते हैं और आम दुनिया से थोड़ा अलग थलग कटे हुए अपना एक अलग जो समुदाय होता है उनके साथ रहते हैं, और उसमें इन लोगों का जीवन यापन कैसे हो रहा होता है वो ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जो लोग जादू नहीं जानते हैं उनको मगल कहा जाता है इस सीरीज़ में। तो ऐसे ही एक मगल परिवार में हैरी पॉटर बड़ा हो रहा था, क्योंकि हैरी पॉटर के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तो उस परिवार से ये निकल करके जाता है एक स्कूल में। स्कूल का नाम होता है हॉगवर्ट्स। इस हॉगवर्ट्स नाम के स्कूल में हर साल उसके साथ जो घटनाएं हो रही होती हैं, तो उस 7 साल के दौरान, 17 साल का जब तक हैरी पॉटर नहीं हो जाता, उस समय तक क्या क्या घटनाएं हुई, उन सारी घटनाओं को हर एक साल दिखाया गया है। तो ये सारी घटनाएं हर साल जो हो रही होती हैं, तो इसमें पहले साल जो घटना घटती है उसमें क्या होता है कि जो विलेन होता है वो गौर करने लायक है। इसमें जो विलेन है पहले वाली सीरीज़ की पहली श्रृंखला में, वो इसके स्कूल के टीचर का वेश बना करके आ जाता है, और उसके चेहरे के आगे की तरफ तो वो भला सा जो आदमी होता है उसका चेहरा होता है, मगर वो पगड़ी बांधे हुए होता था, एक सर पर साफा लपेटे हुए होता था। उस साफे के पीछे उसका असली चेहरा छुपा हुआ होता था। तो कई बार हम लोग जिन रियल लाइफ में जिन विलेंस से मिलते हैं, जिन अपराध कर्मियों से मिलते हैं
राजनीति में भी आप देख लेंगे ये, और अपने समाज में भी देख लेंगे। उनका असली चेहरा जो होता है ना, वो असल में कई बार कपड़े के पीछे छुपा हुआ होता है। यहाँ पर जो पूरी सीरीज का मुख्य विलेन है, उस मुख्य विलेन का नाम होता है वोल्डेमॉर्ट, लेकिन उसका नाम नहीं लिया जाना है। उसका नाम लिए जाते ही आफत हो जाएगी, ऐसा लोग मानते हैं। तो नाम तक उसका नहीं लिया जाता, उसका जिक्र तक नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को आप अभी के दौर में भी देख सकते हैं। एक बड़े से पत्रकार हुआ करते थे, बड़े से पत्रकार मतलब पूरा पूरा चैनल है अब तो उनके पास। तो ये जो बड़े से पत्रकार अर्नब गोस्वामी होते थे, इन्होंने सिर्फ एक बार कांग्रेस की एक प्रमुख का नाम ले लिया था, तो इन पर 200 अलग अलग जगहों से मुकदमे हुए थे। इनको उठाकर जेल में भी डाल दिया गया था। जेल से छूटने पे काफ़ी हंगामा भी हुआ था और काफ़ी शोर भी मचाया था जनता ने। तो ये सब आपको याद होगा। तो सिर्फ नाम भर ले लेने से क्या होता है, वोल्डेमॉर्ट का नाम भर ले लेने से कैसा आतंक मचता है, इस चीज़ को इसमें दर्शाया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम तक नहीं लिया जाता। तो जिसका नाम लेने पर या जिसका विरोध करने पर तुरंत आपको 50 गालियां पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि वो आदमी जो है वो असल में विलेन है। इसका उल्टा अगर आप करके देखेंगे तो एक पक्ष ऐसा होता है जिसको गाली देने से कई यूट्यूब चैनल चलते हैं। उनका काम ही यही है कि भाई नॉट माय प्राइम मिनिस्टर का कैंपेन चलाएं, कभी कभी कोई और कैंपेन चलाएं। जब हिंडनबर्ग का एक मतलब हिंडनबर्ग नाम की कंपनी की रिपोर्ट आ जाए तो हिंडनबर्ग कहाँ हो, हिंडन नदी के पास जाकर के ढूंढने का उसका वीडियो बना करके आपको दिखाएं। लेकिन वही जब मान लीजिए कि पूरी एक सरकार, पूरी अमेरिकी सरकार कह रही हो कि यूएसएड ने पैसा दिया था पत्रकारों को खरीदने के लिए, उनको फैक्ट चेकिंग सिखाने के लिए और भी और बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो उस पर बिल्कुल चुप्पी साध ली जाती है। उस पर कहा जाता है कि नहीं नहीं ये हुआ होगा, मतलब ये तो शक का विषय है, मतलब इसमें विश्वसनीयता नहीं है कोई, हम लोग इस पर शक करेंगे। तो ये जो वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने पर नुकसान और हीरो के जो पक्ष के लोग होते हैं उसका पक्ष नाम लेने पर या उसको गालियां देने पर कोई नुकसान नहीं होता है। ये चीज़ आपको, ये अंतर आपको इस उपन्यास में दिख जाएगा। हैरी पॉटर, डम्बलडोर जैसे लोगों का जो कि नायक होते हैं इस कहानी में, उनका विरोध करने वाले कई लोग होते हैं, उनका विरोध करने पर कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। इसके उल्टे जो खलनायक होता है उसका नाम तक ले लेने पर लोग विरोध कर रहे होते हैं, कई लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको इस श्रृंखला में एक एक करके नज़र आने लगेंगी। दूसरा जो इस श्रृंखला का एक और विलेन होता है वो आपको याद रखना चाहिए, वो होता है डिमेंटर। इस श्रृंखला की जो तीसरी किताब होती है उसमें ये डिमेंटर सामने आ जाता है। फिर 5वीं किताब वगैरह में भी, अंतिम किताब वगैरह में भी डिमेंटर्स का जिक्र फिर से आता है। लेकिन तीसरी श्रृंखला जो किताब होती है प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, उसमें सबसे पहले इस डिमेंटर का जिक्र आता है। ये डिमेंटर क्या है, तो ये सड़ा गला सा काले लबादे में लिपटा हुआ एक जीव होता है जो ज़मीन से थोड़ा ऊपर उड़ रहा होता है और ये आसपास के वातावरण से सारी खुशियाँ, सारे अच्छे इमोशन, जितने भी अच्छे भाव होते हैं उनको चूस लेता है और उसी के आहार पर जिंदा रहता है। ये डिमेंटर आपको हर हिंदू त्योहार में नजर आ जाएंगे। कोई सा भी हिंदू त्योहार हो उसमें आपको ये डिमेंटर दिखाई देंगे ही देंगे। होली आएगी तो कहेंगे पानी बर्बाद मत करो, दिवाली आएगी तो कहेंगे कि पटाखों के शोर से मेरे कुत्ते को परेशानी हो रही है, मेरा आस्थमा बिगड़ गया है या बढ़ गया है धुएं से। अगर दुर्गा पूजा का समय होगा तो कहेंगे कि अरे दिन में ये दुर्गा पूजा करते हैं और रात में ये बलात्कार करते हैं। मतलब किसी भी तरह से आपकी खुशियां जो है उसको ये चूस जाने का प्रयास करेंगे। इसका नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है, तो आप देखिए कि जो हिंदू सिस्टम होता है उसमें जब होली आती है वो मार्च के सीजन में आती है और मार्च के मौसम में ही आप देखेंगे कि आपदा प्रबंधन का जो विभाग होता है, ये आपदा प्रबंधन का विभाग क्या कर रहा होता है, ये सारे कचड़े जो भी ज्वलनशील चीज़ें होती हैं उनको समेट के हटाने की बात कर रहा होता है। आग लगने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक, कोई ज्वलनशील पदार्थ हो जिस पर आग लगाई जा सके। दूसरी, कोई ऐसी वजह हो जिसकी वजह से इतनी गर्मी पैदा हो सके कि आग लगे। और तीसरा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को आप हटा नहीं सकते। किस चीज़ की रगड़ से कब घर्षण से गर्मी पैदा हो जाएगी
इस पर भी आपका नियंत्रण नहीं है, क्योंकि तेज़ हवाएं चलेंगी तो जंगल में लकड़ियां एक दूसरे से घिस करके, पेड़ एक दूसरे से टकरा करके और उससे आग लग जाए, ये भी संभव है। लेकिन जो ईंधन है, ईंधन जो मतलब जो ज्वलनशील पदार्थ है जिसमें आग लग सकती है, उसे हटाने का इंतजाम आप कर सकते हैं। तो होलिका दहन के टाइम पर आप देखेंगे कि क्या किया जाता है। गांव में आसपास जितना भी कूड़ा कचरा और ऐसा सामान होता है जो फालतू हो और जिसे जलाया जा सके, जिसमें आग लग सकती हो, उस सब को एक जगह इकट्ठा करते हैं और ग्रामीण लोग अपनी निगरानी में उसे जला के खत्म कर देते हैं। तो अब जब ईंधन बचा ही नहीं तो आग लगेगी किसमें? तो आग लगने की संभावनाओं को कम कर दिया जाए, इसका इंतजाम होली में किया जाता है, होलिका दहन के रूप में। और अगले दिन जब होली मनाई जाती है, पानी वानी छिड़का जाता है, तो उस पानी वानी छिड़कने की वजह से मौसम में कुछ नमी जो होती है वो पैदा हो जाती है। बहुत ज़्यादा सूखा जो मौसम हो गया रहता है उसको मैनेज किया जा सकता है, ये इंतज़ाम हो जाता है। कुछ गड्ढे वड्ढे भी खोदे जाते हैं जिसमें पानी भर के जमा किया जाता है। तो इस सारे क्रम में पानी थोड़ा सा आ जाता है गांव में और गांव के आसपास। तो कम से कम जहां मनुष्य रहते हैं उस एरिया की, उस इलाके की सुरक्षा की व्यवस्था हो जाती है। इसकी तुलना में डिमेंटर क्या कहता है? डिमेंटर कहता है पानी मत बर्बाद करो, पानी मत छिड़को, ये होलिका दहन मत करो। तो डिमेंटर जो है वो आपकी खुशियों को चूस लेना चाहता है। डिमेंटर चाहता है कि आपके त्योहारों से फन एलिमेंट जो होता है वो गायब हो जाए। फन एलिमेंट गायब हो जाएगा तो क्या होगा? फन एलिमेंट गायब हो जाएगा तो बच्चे उस त्योहार में शामिल नहीं होंगे। त्योहारों का एक आध्यात्मिक पक्ष भी होता है, लेकिन त्योहारों में एक फन एलिमेंट, हंसी खुशी, खाने पीने और इन सारी चीज़ों को भी जोड़ करके रखा जाता है ताकि उस त्योहार को लोग मनाते रहें। तो ये जो फन एलिमेंट होता है, ये जैसे ही आप हटा देंगे तो बच्चे इसमें शामिल होना बंद कर देंगे। बचपन से जिस आदमी की आदत ही नहीं रही है होली मनाने की, उसे आप अचानक 25 साल 30 साल की उम्र में अचानक रंग लगा देंगे तो वो भड़क जाएगा, उसे बड़ा अजीब लगेगा। तो ये फन एलिमेंट हटा देने की कोशिश जो है ये डिमेंटर्स कर रहे होते हैं। तो डिमेंटर्स आपको हर साल नजर आते हैं, इसलिए ये जो फिल्म का विलेन होता है, इस उपन्यास का विलेन होता है डिमेंटर नाम का, ये डिमेंटर विलेन आप जैसे ही देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नुकसान क्या होता है। इसी कहानी में आगे चल के आप देखेंगे कि और भी विलेन्स की एंट्री होती है। तो सारे विलेन जो हैं वो बहुत ज़्यादा जादुई शक्तियों से ओतप्रोत हों ऐसा नहीं दिखता। एक प्रिंसिपल आ जाती है नई, मतलब पुराना जो डंबलडोर नाम का प्रिंसिपल होता है हॉगवर्ट का, उसे हटा करके एक दूसरी नई प्रिंसिपल आ जाती है और आते ही कितनी तेजी से, बहुत त्वरित गति से वो फैसले लेती है और बहुत त्वरित गति से पुराने जितने भी नियम कायदे थे उनको बदलना शुरू करती है। ये चीज़ फिर से आपको कांग्रेस में नजर आ जाएगी। बरसों की मेहनत से सिलेबस में कोई चीज़ डाली गई, काफ़ी मेहनत लगती है किसी हिस्ट्री के किसी एक चैप्टर को लिख करके उसे बुक में एक चैप्टर के तौर पर ऐड करने में। बच्चों के लिए बहुत कठिन भी नहीं हो और ऐसा भी ना हो कि वो बिल्कुल ही संदर्भहीन हो, उसके कोई रेफरेंसेस ना मिले, ऐसी कोई चीज़ ऐड कर दी जाए। तो इस चीज़ को ऐड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बहुत मेहनत से बना करके ये चीज़ ऐड की जाती है। तो महाराणा प्रताप की कहानी बहुत मेहनत से कोई ऐड करता है और जैसे ही सरकार बदलती है, कांग्रेस आती है, तो सबसे पहला काम वो क्या करती है? वो ऐसी चीज़ों को सिलेबस से फौरन निकाल के बाहर कर देती है। बहुत मेहनत से एक आयोग, एक कमीशन वगैरह बना करके और ये चीज़ का इंतज़ाम करने की कोशिश की जाती है कि लोकल जो कल्चर है, स्थानीय जो संस्कृति है, उसको फिर से बढ़ावा दिया जा सके, उसे आगे आने का मौका दिया जा सके। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। बरसों की मेहनत के बाद, बहुत सारे लोगों की नाराज़गी झेलने के बाद ये सब कुछ अरेंज किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस आएगी वो क्या करती है? तुरंत उस कानून को ख़त्म कर देगी। तो कांग्रेस के आने पर कानून कितनी तेज़ी से बदलते हैं ये आपको उस नई प्रिंसिपल के आने पर आपको दिख जाएगा कि सत्ता में ऊपर के लेवल पर परिवर्तन होने से क्या होता है। मोदी सरकार को 1800 कानून ख़त्म करने में कई वर्षों का समय लगा है। सोचिए कि इनको बना करके और लोगों पर थोपे रखने का क्या मतलब होता था। इसका मतलब ये होता था कि आप न चाहते हुए भी कोई ना कोई कानून तोड़ ही देंगे, फिर आपके ऊपर मुकदमा होगा, वकीलों की कमाई होगी, जज साहब की कमाई होगी, अदालतों में जो और लोग होते हैं उनकी कमाई होगी। तो ये सारा कुछ इंतज़ाम जो है वो बहुत ऑटोमेटिक किया जा सकता था और सरकार और सत्ता बदलने पर ये सारी चीज़ें होती हैं। ये आपको डंबलडोर के प्रिंसिपल के पद से हटने और एक महिला के प्रिंसिपल के पद पर आ जाने में आसानी से दिख जाएगा।
कहानी में और भी बहुत सारे विलेन होते हैं। विलेन के अलावा इसमें आप एक और पात्र देख सकते हैं, डिमेंटर से लड़ने के लिए जो जादू किया जाता है उसे आप देख सकते हैं। उसमें आपको नज़र आएगा कि डिमेंटर से लड़ने के लिए जो जादू इस्तेमाल किया जा रहा होता था वो कहीं बाहर से आने वाली शक्ति नहीं थी, वो उस व्यक्ति के अंदर से उसकी अपनी ही खुशियाँ, उसके अपने ही अच्छे विचार जो होते थे वो एक रूप लेकर के प्रकट होते थे और वो डिमेंटर से लड़ रहा होता था। तो इस डिमेंटर से लड़ने की जो शक्ति होती है वो आपके अंदर से आती है। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अवतार आएगा, कोई मोदी आ जाएगा, कोई योगी आ जाएगा, तो ये बहुत साल बाद होने वाला है। होगा भी कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। तो ये बदलाव आपको अपने अंदर से ही शुरू करने होते हैं। ये चीज़ भी आपको डिमेंटर्स के ऑपोजिट वाले प्रोटेनस चार्म जिसको कहते हैं, तो इस प्रोटेनस को देख करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर ही बदलावों की शक्ति है, अच्छा कुछ करने की शक्ति जो है वो आपके अंदर होती है। अब बच्चों को ये सारी बातें जो है बहुत आसानी से सिखाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ये पूरी श्रृंखला उनको बिठा कर दिखा देते हैं और बैठ कर के देखते समय उनको बताते जाते हैं तो आपको हर 2-4 सीन के बाद अपने आप नज़र आ जाएगा कि ऐसा होते हुए बड़े लेवल पे मैंने देखा है। तो अगर आप 8वीं-10वीं के बच्चों को ये फ़िल्म दिखा रहे हैं और फ़िल्म देखने के साथ-साथ उनको इस फ़िल्म के पीछे की जो सारी आइडियोलॉजी है वो समझाते जा रहे हैं और एक-एक करके विलेन्स और हीरो और घटनाओं के बारे में बताते जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपने अपने बच्चों को आसानी से बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखा दी जो आम तौर पर आप नहीं सिखाते। तो घर में बच्चों के साथ बैठ कर के ये पूरी श्रृंखला देख डालिए और देखने के बाद डिसाइड कीजिए कि आपने इस पूरी श्रृंखला से क्या-क्या सीखा। तो आज के लिए इतने पे ही आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।